जय हिंद दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने भूपरिष्करण और उससे संबंधी जो परिभाषाएं हैं तो हमने तमाम छात्र छात्राओं को समझाया था। उसके कितने पार्ट्स हैं, किस प्रकार के यंत्र प्रयोग किए जाते हैं, मतलब बुआई के बाद भी, बुआई के पहले, तो जो जो उन सारी प्रोसेस और परिभाषाएं हमने पहले वीडियो में आपको समझाया था। आज उसी का जो दूसरा चैप्टर है भूपरिष्करण के बाद आता है जो है फसलों की बुआई। अब फसलों की बुआई में हम आज विस्तृत चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो फसलों की बुआई में सबसे पहले है ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण। ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको क्लासिफिकेशन और बेसिक इनोवेट सीजन, ये इंग्लिश नाम है। अब ये ऋतुओं के आधार पर क्या है, तो ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण होता है। जैसे गर्मी हो गई, सर्दी हो गई, बरसात हो गई, तो हमारे भारत में लगभग 3 ऋतुओं में बांटा गया है। तो जो 3 ऋतुएं हैं तो उनको हम क्रमबद्ध तरीके से आज समझेंगे। तो पहला है हमारा खरीफ की फसल। तो जब भी चर्चा कोई भी पूछे या बाहरी या कोई जो भी पूछे, तो सबसे पहले अगर जब हम बुआई की या खेती की शुरुआत करते हैं तो हमेशा फसलों को हम खरीफ की फसल से ही स्टार्ट करते हैं। तो खरीफ की फसलों में कहा गया है कि एक परिभाषा समझते हैं कि जिन फसलों की बुआई वर्षा प्रारंभ होने पर जून जुलाई में करते हैं वो जिन्हें खरीफ की फसलें कहते हैं। अब कहने का तात्पर्य यह है, इसको परिभाषा में डिफाइन किया गया है कि मतलब हमारी जो लास्ट फसल होती है जायद की, तो ये फसल कब कट जाती है, जून में, मई के अंत में लगभग इसकी कटाई हो जाती है। जब मई के अंत में इसकी कटाई हो जाएगी तो हमारा फिर दूसरा सीजन लग जाता है खरीफ से। फिर जैसे ही हमने खेती शुरुआत की खेती करने की, तो मतलब जून जुलाई में, मतलब जून के अंतिम में वो जुलाई के प्रथम सप्ताह में जो खेती की जाती है उन्हें हम खरीफ की फसलें कहते हैं। जैसे मूंग हो गया, उड़द हो गया, मूंगफली, कपास, मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, लोबिया, मतलब और अन्य तरीके की भी फसलें हैं, मूंगफली वगैरह हो गई। तो ये सब क्या है, ये खरीफ की फसलें हैं। इनको या तो जून में जहां पर सिंचाई के साधन उपलब्ध हैं, जहां पर ट्यूबवेल वगैरह, कुआं खेती, जहां पर सिंचाई के साधन मौजूद हैं, तो वहां पे तो हम जून के प्रथम सप्ताह में हम बो सकते हैं। लेकिन जहां पर, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड सूखाग्रस्त राज्य है, सूखाग्रस्त ज्यादा से ज्यादा जो है जिले हैं बुंदेलखंड में, तो जो है यहाँ पर बारिश तो होती नहीं है। मतलब बहुत बुंदेलखंड में अधिकतर 40 से 90 के आसपास बारिश से वर्षा होती है। तो जब हम यहाँ तक आते जून, लगभग 15 जून तक हमारे यहाँ मौसम आते हैं, तो 15 जून के जो है 15 जून के बाद हम इसमें बुआई कर सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जून जुलाई में, जून से हम स्टार्टिंग करते हैं और जुलाई की अगर बारिश नहीं हो पाई तो जुलाई की प्रथम, मतलब 10 जुलाई के पहले खरीफ की फसलों की बुआई 100% हो जानी चाहिए। नहीं तो फिर जो रबी की फसल बोएंगे वो लेट हो जाएगी। तो ये हम अच्छी तरीके से समझ गए होंगे खरीफ की फसलें कब बोई जाती हैं। सेकंड है हमारा दूसरा, जो हमारी दूसरा नंबर है हमारा बी, तो इसको रबी की फसलें। जैसे ही हम खरीफ की फसलों की बुआई के बाद कटाई करते हैं, तो रबी की फसलें हम कब बोते हैं। इस वर्ग की फसलों के अंकुरण प्रारंभिक वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु व अल्प प्रकाश की आवश्यकता होती है। इन फसलों को पकने के लिए अधिक तापक्रम की आवश्यकता होती है। जैसे अब थोड़ा रबी की फसलों के हम बारे में चर्चा करते थे, तो रबी की फसलें जब हम देख रहे हैं बुआई करते हैं ना, जैसे अभी खरीफ का मौसम खत्म हो गया सितंबर अक्टूबर में, अब जे दिसंबर प्रारंभ हो गया, तो जैसे ही मतलब खरीफ की फसलें की कटाई हो जाती है, उसके ठीक बाद मतलब 10 से 15 दिन के अंतराल में इसका जो है क्रम चलता है, तो हम इसके ठीक बाद हम रबी की फसलों की बुआई कर सकते हैं। तो रबी की फसल की बुआई में कहा गया है, इसको समझिए पहले कि बुआई के समय जलवायु की जलवायु जो है ठंडी होती है,
रबी की फसल की बुआई के समय हल्की हल्की जो है सर्दी पड़ने लगती है, लेकिन कटाई के वक्त जस्ट उल्टा हो जाता है, क्योंकि मार्च अप्रैल में इसकी रबी की फसल की कटाई होती है। तो रबी की फसल की कटाई उस समय टेम्परेचर थोड़ा अधिक पड़ने लगता है, 30 से 35 मतलब 28 से 35 के आसपास रहता, तो धूप निकलने लगती है। तो जो है इसकी समझ गए होंगे आप कि रबी की फसलों की बुआई जो है कब की जाती है। तो रबी की फसलों की बुआई नवंबर से लेकर के नवंबर का पूरा महीना और 15 दिसंबर के पहले इसकी बुआई 100% हो जानी चाहिए। और इसकी फसलें हैं, रबी वाली फसलें हैं गेहूं, जौ, जई, चना, मटर, लाई, सरसों, आलू इत्यादि तमाम तरीके की फसलें जो है हम उगा सकते हैं। जैसे लेकर नवंबर का पूरा महीना और 15 दिसंबर तक हम इसकी बुआई कर सकते हैं। तो जो है हालांकि दिसंबर भी थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन नवंबर के अंत तक हो जानी चाहिए। अब आज जैसे देखते हैं चना, मटर, मसूर है, सरसों वगैरह इत्यादि हैं, तो इन फसलों को हम अक्टूबर के अंत तक हम बुआई 100% इनकी कर दें, नहीं तो इसके उपज में जो है गिरावट होने लगती है। आपने साइंटिफिक तरीके से देखा होगा कि जैसे जैसे हम फसलों को लेट बुआई करते हैं तो उसके उत्पादन में लगभग अधिक से अधिक गिरावट होने लगती है, ज्यादा से ज्यादा फसलें जो है गिरावट उत्पादन में कमी होने लगती है, और रोगों का प्रकोप भी अधिक होने लगता है, क्योंकि उस समय ज्यादा ठंड पड़ती है, ओला पड़ता है, तो जिससे कि हम फसलों क्योंकि सनलाइट उस समय होती नहीं है, क्योंकि सर्दियों में कितना धूप पड़ता है, 2 से 3 घंटे 4 घंटे अधिकतम, 12 बजे के बाद तो निकलते ही धूप है, 12 से 3 बजे के आसपास तो शाम होने लगती है, तो जो है उस समय धूप बहुत कम निकलती है। और ठीक इसी में जब हम कटाई करेंगे ना, तो उस समय लगभग 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, मतलब 13 से 14 घंटे गर्मी रहती है, और जो है धूप भी निकली रहती है, तो हम उस समय गर्मियों में इसकी कटाई कर लेते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, कि आप समझ गए होंगे इसको 3 ऋतुओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 खरीफ, नंबर 2 रबी की फसलें, नंबर 3 है जायद की फसलें। अब जो जायद की फसलें क्या कब बोई जाती है इसको समझते हैं अच्छी तरीके से। तो जायद की फसलें इस वर्ग की फसलें अधिक तापक्रम, अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती हैं। इस वर्ग की फसलों में सूखा व लू सहन करने की क्षमता अधिक पाई जाती है। इन फसलों की बुआई फरवरी मार्च में करते हैं। अब जैसे हमने पिछला जो रबी क्रॉप्स पढ़ाई है, आपने देखा होगा कि हमने बोने का समय नवंबर और 15 दिसंबर के बाद जो है 15 दिसंबर के पहले इसकी बुआई कर ली। अब जब 15 दिसंबर के बाद इसकी बुआई करेंगे तो कटाई लगभग 3 महीने का समय तो चाहिए। मतलब जैसे हम गेहूं बो रहे, तो गेहूं की बुआई लगभग गेहूं का जो पकने का समय है, तो वो 115 से 120 दिनों के अंतराल पर गेहूं की तैयारी हो जाती है, कटाई हो जाती है। तो जो है जायद की फसलें जैसे ही हम रबी की फसलों की कटाई करते हैं, ठीक 1 हफ्ता या 15 दिन बाद हम जायद की, और 1 हफ्ता ही बाद जो है जायद की जैसे भूसा घर लाते हैं ट्रैक्टर ट्रॉली की सहायता से, तो हम इसकी जायद की फसलों की हम रोपाई कर देते हैं। तो इसमें परिभाषा को समझते हैं पहले। इस वर्ग की फसलें अधिक तापक्रम, अधिक प्रकाश काल में वृद्धि करती है। देख रहे, जब हम बोते हैं, जब हम जायद की फसल में बोते हैं तब भी अधिक गर्मी पड़ती है, क्योंकि मार्च अप्रैल फरवरी मार्च का महीना होता है, और फरवरी मार्च के लगभग अंत तक रबी फसलों की बुआई होती है, और रबी फसलों की कटने के तुरंत बाद हम जो है जायद की फसलों की रोपाई कर देते हैं। तो जो है फरवरी से मार्च तक कर देते हैं। इस वर्ग की मुख्य फसलें कौन सी है? तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, ककड़ी, कद्दू, खीरा, हाँ मूंग भी उगा सकते हैं। मूंग एक ऐसी फसल है जो हम खरीफ में भी उगा सकते हैं, और रबी खरीफ में भी उगा सकते हैं, और जायद में भी हम इस फसल को उगा सकते हैं। इसको थोड़ा अलग रखें तो इसको जा सकते हैं, जैसे कि वो है एक सोयाबीन है, तो सोयाबीन को हम इसमें भी उगा सकते हैं, ऑयल के लिए भी उगाते हैं, और दाल के लिए भी उगाते हैं। तो
तो वो भी थोड़ी अलग, उनको थोड़ा समझना चाहिए। आप समझ सकते हैं, कॉम्प्लिकेटेड है। लेकिन जो लोबिया मतलब जो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, लोबिया इत्यादि फसलों की हम बुआई गर्मियों में, इन फसलों में क्या है तो उस समय हम जून जून मतलब अप्रैल, मार्च अप्रैल के समय जब इतना गर्मी पड़ती है, देख रहे हैं, तो इन फसलों में लू सहन करने की क्षमता अधिक होती है। बाकी अगर आप कद्दू अद्दू वगैरह बोएंगे तो वो तो सूख ही जाएंगे, और कोई फसल हम बो देंगे तो वो भी सूख जाएंगे, क्योंकि उस समय टेम्परेचर देखे 45 से 55 के आसपास, 53 तक छू जाता है, 45, 46, 50 के आसपास चलता है। तो भाई वो भी इन फसलों को ध्यान रखा जाता है ताकि सूख ना जाए, क्योंकि उस समय अधिक लू भी चलती है, वो गर्मी तो पड़ते ही पड़ते हैं। मतलब सुबह 5:30 6 बजे से सूरज उगाता है, लगभग 7:30 8 बजे तक जो है 7 बजे के आसपास तक निकला रहता है, तो एक लंबा पीरियड रहता है। तो जो है आप समझ गए होंगे खरीफ, रबी, जायद। अब इसमें से अगर किसी को स्टूडेंट को या छात्रा को अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट करके हमसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा पौधों के जीवन चक्र के आधार पर, इंग्लिश में बोलते हैं इसका लाइफ साइकिल वर्गीकरण। लड़का सबसे ज्यादा यही कंफ्यूज रहता है कि एक तो हमने पिछला पढ़ाया ऋतुओं के आधार पर, ये पढ़ना है हमको मतलब जीवन चक्र की, मतलब जीवन कितने दिन का इनका जीवन है, कब इनको रोपी जाती है, कब ये पकनी उगना हो जाता है। तो इस तरीके की जो है इसमें परिभाषित किया गया। आप समझिए, ध्यान से समझिए इसकी परिभाषा में बोला गया है कि पौधा अपनी पूर्ण वृद्धि एवं विकास, पुस्तक में लिखा गया है अंकुरण से बीज उत्पादन में जितना समय लगता है उसे जीवन चक्र कहते हैं। अंकुरण से बीज उत्पादन, समझे, जब फसल को बोया जाता है ना, उसी तरह से जब बुआई हो गई इसके तुरंत बाद हमें उसको कांटेक्ट में आने लगते हैं कि हमें इतने दिन की फसल है। बुआई से लेकर के और ठीक कटाई तक जितना समय लगता है उसको हम जो है जीवन चक्र कह सकते हैं। जितना समय लगा उसी पे जितना समय लगा उसको उस फसल को दे दिए कि ये फसल इतने दिन में पक के तैयार हो गई। तो जो है इसको जीवन चक्र के आधार पर 3 वर्गों में बांटा गया। हम पहला समझते हैं, तो इसको पहली कैटेगरी हमें ए, पहली कैटेगरी हमें ए है। तो पहले ए को समझते हैं। एक वर्षीय को बोलते हैं हम एक वर्षीय, एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं, इंग्लिश में एनुअल क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसको समझते हैं। इस वर्ग की फसलें एक वर्ष या इससे भी कम समय में उगने से लेकर पकने तक जितना समय लेती है उन्हें हम एक वर्षीय पौधे या फसल कहते हैं। समझ गए ना, मतलब बुआई से लेकर के चाहे खरीफ हो, चाहे रबी हो, चाहे जायद हो,